और नकली शराब तो पिलाई थी दिल्ली वालों को, सूखे नशे की तरफ झोंक दिया है दिल्ली के नौजवानों को। और इससे जो माँ बाप बेचारा बहुत उम्मीदों के साथ अपने बच्चे का लालन पालन करता है, उच्च शिक्षा देता है, और खासतौर पे DTU में, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट में, हमारा जो उच्च शिक्षण संस्थान, उनमें भी ये बहुत प्रभावी तरीके से लोग उसको बेच रहे हैं। और जितने भी दिल्ली में लगभग पनवाड़ी है, बड़े बड़े पनवाड़ी हैं, वो भी इस प्रकार के नशे बेचते हैं। मैं एक दिन पार्क में घूमने गया तो 10-12 बच्चों की टोली थी, ठीक ठाक बच्चे थे और लगभग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, वो हाई एजुकेशन में थे। तो पन्नियां थी उनके हाथ में, गोली थी जैसे भांग की गोली हो, सिगरेट थी। तो ये बहुत घातक है। एक माँ बाप जब एक दो बच्चा सबके पास होता है, उस बच्चे को जब वो इंस्टीट्यूट भेजता है पढ़ने के लिए, जो वहां पे कोई ना कोई शरारती बच्चा होता है, वो लत डालता है। और एक बार बच्चे को लत लग गई, लत लगने के बाद 3-4-5 बार पी लिया, उसको तो मजा आ गया उसको तो, लेकिन मजे में फिर वो ना घर का रहता है, ना परिवार का रहता है, ना उसका जो विजन है उसका, वो भी समाप्त हो जाता है। और माँ बाप देख देख करके उसको रोते बेचारे, उनकी उम्मीद टूट जाती है। तो बहुत खतरनाक ये विषय है। इसके ऊपर गंभीरता से दिल्ली पुलिस से बात करके कि जो साहसी लोग जो शराब बेचते हैं वो भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और इस पर रोक लगाने की आवश्यकता। अगर ये नहीं रोका गया तो जो हमारा भविष्य है दिल्ली का, वो खतरे में है और हमारे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएंगी। तो ये इस विषय पर आप संज्ञान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गजेंद्र दराल। श्रीमती शिखा राय। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में विषय रखने के लिए अवसर दिया। वैसे तो अध्यक्ष जी जो 280 पर इससे पूर्व चर्चा हुई तो उसमें जो मुख्य विषय सीवर और पानी के आए जो सभी विधानसभाओं में हैं, तो इसलिए मैं वो ना रख करके एक ऐसा विषय ले रही हूं जो हो सकता है कि सारी विधानसभाओं में ना हो लेकिन बहुत सारी विधानसभाओं में होगा। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुझे लगता है मैक्सिमम ग्रीनरी है, पेड़ है। चूंकि पहाड़ी एरिया पुराना था तो बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं जो बहुत भयंकर रूप भी धारण कर चुके हैं। और पिछले 1-2 वर्षों में ऐसा हुआ है कि NGT के, दिल्ली सरकार के कुछ इस तरह के ऑर्डर्स आए हैं, कई ऑर्डर्स हैं, एक नहीं कई हैं, जिससे धीरे धीरे ये हुआ है कि पेड़ों की छटाई 1 इंच भी अब मुमकिन नहीं है। अगर हम उन ऑर्डर्स को देखते हैं जो हमें बताए जाते हैं डिपार्टमेंट द्वारा, चाहे वो MCD की रोड्स हैं, चाहे वो PWD की रोड्स हैं, चूंकि ऑर्डर वही हैं जो हमें कहा जाता है कि विदाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के एक भी पेड़ जो है उसकी छटाई भी नहीं हो सकती, जो जनरल अमूमन हर साल हम साल में रूटीन में करवाते थे, वो भी नहीं हो पा रही है। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2-2 साल से ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जो MCD की तरफ से भी अपलोड होते थे, RWA भी अपलोड करती है, कोई इंडिविजुअल भी उनके साइट पर देता है, लेकिन वहां से परमिशन आने में बहुत दिक्कत हो रही है। 2-2, 3-3 साल की भी पेंडिंग है। और हालात ये हैं कि बहुत सारे पेड़ लोगों के घरों तक घुस गए हैं, बहुत सारे पेड़ पार्कों की दीवारों को उखाड़ रहे हैं और घरों में भी उनका बहुत भयंकर रूप से नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इसके ऊपर जो भी अभी तक चाहे ऑर्डर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं, जो भी हैं वो हमारे को क्लियर होने चाहिए कि उसके अंतर्गत अब क्या साधारण प्रूनिंग जो है पेड़ों की वो हो पाएगी या नहीं, चाहे वो MCD के पार्क और सड़कें हैं, चाहे वो PWD की रोड्स हैं। एक दूसरा मेरा निवेदन यही है कि अगर ऐसा है कि हर पेड़ की परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉलिसी में सुधार होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि पार्क में लगा हुआ पेड़ और घरों के आगे लगे हुए पेड़ फॉरेस्ट के अंदर आने में कितने हद तक वो उचित होने चाहिए, इसके ऊपर हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किन पेड़ों को डील करे और बाकी ये जो पेड़ हैं इनको किस तरह से डील करा जाना चाहिए। तो चूंकि ये समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है और पिछले 2 साल से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो इलाके में, क्षेत्र में, मेरे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसके ऊपर संज्ञान लेकर इसके ऊपर क्लैरिटी के साथ हमें पता हो और कुछ आदेश भी पारित किए जाएं कि जो
मामले हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पड़े, उनके ऊपर निर्णय क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार कोई पेड़ किसी के साथ घर पे पूरे का पूरा कट जाता है, वो परमिशन कैसे मिलती है नहीं मालूम, लेकिन मैं केवल छटाई की बात कर रही हूं। तो इसके ऊपर संज्ञान लेकर के जरूर हमें क्लैरिटी हो जाए। श्री मोहन सिंह बिष्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुझे नियम 280 के तहत एक विशेष उल्लेख के तहत आपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका दिलाया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा शिविर की लाइनें डाली गई हैं, जिसमें कि काफी अनियमितताएं बरती गई हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा जिस प्रकार से बजट का दुरुपयोग करके आज उन शिविर लाइनों की हालत इस प्रकार से बद से बदतर हो गई। शिविर लाइन के मेन हॉल, जहां से कि पानी का आउटफॉल सिस्टम, गंदा पानी वो जाना होता है, उसमें मेन हॉल में सीमेंट तक नहीं लगाया गया एवं इसका पेरीफेरल लाइन जो डाली गई है उसके कनेक्शन भी नहीं किए गए हैं। अध्यक्ष जी, शिविर की लाइन डालने का कोई फायदा नहीं होगा सर। इसमें आनन फानन में शिविर लाइन डाल करके सरकार का करोड़ों रुपए राजस्व का नुकसान किया गया है और यहां पे घटिया तथा निम्न प्रकार के पाइपलाइन इत्यादि का उपयोग करके शिविर लाइन डाली गई है। भविष्य में मुझे लगता है इनको चालू करने से शिविर का गंदा पानी गलियों, घरों, सड़कों इत्यादि में भर जाएगा, जिस कारण मकान भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ चुकी है। इस संदर्भ में मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष महोदय कि उपरोक्त सरकारी कार्य की जांच की जाए तथा इससे किसी प्रकार की जो अनियमितताएं आई हैं उनका निवारण हो सके। और यही नहीं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन शिविर लाइनों के कार्य को दोबारा किया जाए, जिससे कि वहां के लोगों को ये सुविधा शिविर की मिल सके। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। श्री राजकुमार भाटिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदर्श नगर विधानसभा में अन्य विधानसभाओं की माफी की जल भराव, जल अभाव और नाले की सफाई की बड़ी समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समस्याओं का ध्यान मैं आपकी तरफ आकर्षण करना चाह रहा हूं। आदर्श नगर विधानसभा में डीडीए, डूसीब और एमसीडी की कई खाली भूमि के टुकड़े पड़े हैं, जिन पर अवैध कब्जे हैं या वो बिल्कुल उपेक्षित से पड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से संबंधित विभाग को अनुरोध करता हूं कि इन जमीनों के सदुपयोग के लिए यथासंभव कोई ना कोई स्कीम बनाई जाए और कम से कम जो उन पर कब्जे हैं उन्हें हटाकर उनकी बाड़बंदी की जाए, क्योंकि आदर्श नगर विधानसभा में एक भी हॉस्पिटल आज तक नहीं बना है, एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज तक नहीं बना है और डीडीए की ढेर सारी जमीन आदर्श नगर के आसपास के क्षेत्रों में और विशेषकर धीरपुर संस्थानिक एरिया में खाली पड़ी हुई है, जिसका अभी तक कोई सदुपयोग नहीं हो पाया है।
दिल्ली सरकार और संबंधित स्थानीय निकायों के अधिकारियों की कार्यशैली और रिपोर्टिंग के लिए एक नोडल एजेंसी बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि हर विभाग अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होता नजर आता है और दूसरे विभाग पर जिम्मेवारी सौंपता है। इस विषय में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण करके सारी एजेंसियों के ऊपर एक एक नोडल ऑफिसर अगर लगाया जाएगा तो सारे संबंधित विभाग दिल्ली के विकास और प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प की विकसित दिल्ली है उसको पूरा करने में हम सक्षम होंगे। तीसरा विशेष विषय रुके हुए राशन कार्डों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि आदर्श नगर विधानसभा का चित्र और चरित्र बिल्कुल औरों से अलग है। यहाँ ज्यादातर रिहेबिलिटेशन कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र है और आजादपुर मंडी से लगते हुए मजदूर यहाँ पर रहते हैं। पिछले 9 सालों से राशन कार्ड के विषय में ना तो कोई गति आई है, ना कोई नाम जुड़े हैं, ना कोई नाम कट पाए हैं। और तो और पिछली सरकारों ने रोहिंग्या मुसलमानों के जो वोट थे वो लगातार बढ़ाकर राशन कार्डों में उनके नाम नकली राशन कार्डों में जुड़वाने का प्रयास किया हुआ है। उसका भी वर्गीकरण करके इस समस्या पर तुरंत निदान करना चाहिए। मेरे ये विषय प्राइमरी है, इसके अतिरिक्त भी अनेक विषय हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। श्री तिलकराम गुप्ता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं हमारी मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेखा गुप्ता एवं नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बहुत हार्दिक बधाई। इस सदन के माध्यम से मैं आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अंदर सीवर पानी की बहुत ही समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। त्रिनगर विधानसभा में बहुत ही गंदा पानी और सीवरों की बड़ी भारी समस्या है, जिसके अंतर्गत हमारे श्रीनगर वार्ड के अंदर कम से कम 15-16 कॉलोनी आती है। क्वाड वार्ड के अंदर श्रीनगर, राजा पार्क, महेंद्रा पार्क, प्रीतमपुरा गांव सबसे बड़ी भारी समस्या रहती है। इसी के साथ साथ सड़कों पर पानी भरा रहता है, पंप की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पहले पंप लगे हुए थे वो पूर्व विधायक ने वो उखड़वा दिए गए हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि संबंधित अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुबह स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, शाम को खोलते हैं। बड़ी भारी बहुत ज्यादा समस्या है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमें जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, ताकि हम पुरानी दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार एवं कुशासन से आम जनता से मुक्ति दिला सकें। इन भ्रष्टाचारियों ने दिल्ली को स्लम बना दिया। पिछले कई वर्षों से सीवरों की सफाई नहीं हो पाई है और न ही दिल्ली को पूरी तरह से जल की आपूर्ति हो पाई है। सभी सीवर लाइनें टूटी हुई हैं और मैंने प्राइवेट आदमी लगा करके सीवरों के अंदर से सीवर निकलवानी शुरू की है। उससे हम कुछ श्रीनगर के अंदर काफी समस्या उसको हल की गई है। मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ उसके अंदर अधिकारियों का या तो बदला जाए या इसकी कोई न कोई समस्या हल की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविंद्र सिंह नेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 280 के तहत आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी कल्याणकारी नीतियों की वजह से आप हम सब लोग यहाँ चुनकर आए। और पचपड़गंज की भी जनता का भी धन्यवाद, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुंचा हूं। आज सीवर और पानी के विषय में इस सदन में सभी ने बातें रखी। जिस प्रकार आज सीवर और पानी की हालत जो दिल्ली में है वो सबने देखी है, पर मैं आपके समक्ष से कुछ अन्य बातें रखने आया हूं। मेरे यहाँ जो शिक्षा मॉडल की जो बात करी जाती थी, मेरे यहाँ पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं। और पहली बार हुआ हिंदुस्तान के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, जो कि साथ में शराब मंत्री भी थे, ये पहली बार देखा। और मनीष सिसोदिया जी सिर्फ 12वीं पास थे और जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अपने दिखावे के चक्कर में पूरा बर्बाद किया। 12th पास व्यक्ति ने पूरा शिक्षा मॉडल चलाया पूरे दिल्ली का। और मेरे यहाँ एक राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय है, जिसकी पब्लिसिटी पूरे भारत में, पूरे विश्व में होती है, जिसको मगलम वाला स्कूल के नाम से जाना जाता है। उस स्कूल में लगभग 7,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 4,000 बालिकाएं, 3,000 बालक और 2 शिफ्टें चलती हैं।
बच्चों को 80-80, 90-90 बच्चे एक क्लास में बैठे जाते हैं। बच्चों की इतनी बुरी स्थिति है और उस स्कूल की ऐसी मार्केटिंग कर रखी है कि हर कोई उस स्कूल में अपना दाखिला कराना चाहता है, जबकि उस स्कूल की व्यवस्था बड़ी खराब है। और जबकि उसके बगल में मयूर विहार का स्कूल है, वहां 956 बच्चे पढ़ते हैं, पर इस स्कूल में 3000 से ऊपर बच्चे, 7000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। आरएस के भी मगलम का स्कूल, जहां शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की। सुबह के स्कूल में 40 शिक्षकों की कमी है, दिन में भी 39 शिक्षकों की कमी है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के टीचर, एक शिक्षक है वो 3 स्कूलों में जाके फिर मगलम के स्कूल में पढ़ाने आता है। ये बहुत बड़ी बातें करते थे, शिक्षा मॉडल की बात करते थे। आप सोचिए, एक शिक्षक 3-3, 4-4 स्कूलों में पढ़ा रहा है। ये ऐसा इनका मॉडल था। मेरे स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, और तो और जो बालिकाएं हैं उनके बाथरूमों में कुंडी तक नहीं है। जब मैंने जांच में पाया, मैं गया स्कूलों में, बड़ी बुरी स्थिति में स्कूल है। ये RSKV स्कूल, जिसमें 215 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, दिल्ली सरकार, पूर्वी सरकार ने 215 करोड़ में अगर दिल्ली में 8 नए स्कूल बन सकते थे, पर अपना स्कूलों में जो दुरुपयोग किया, पैसों का जो धांधली करी, वो सबके सामने सबने देखा दिल्ली में। इन लोगों ने और तो और महोदय, इन्होंने तो राष्ट्रीय जो ध्वज लगाए, मेरे यहाँ स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज लगे, राष्ट्रीय ध्वज में भी इन्होंने धांधली करी। जो राष्ट्रीय ध्वज 5 लाख रुपए का लगता था पोल समेत, उस राष्ट्रीय ध्वज की कीमत 21 लाख रुपए इन्होंने बिलिंग करी। और ये देश में पहली बार हुआ। ये लोग अराजक तो थे ही, पर साथ में ये देशद्रोही भी लोग हैं। ये झंडे की दलाली भी करते हैं, झंडे की दलाली भी खाते हैं। ये सबने देखा। 21 लाख रुपए की इन्होंने बिलिंग करी। और तो और महोदय, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री जो पूर्व में रहे, इन्होंने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा लाने के लिए इन्होंने 9th और 11th में कई बच्चे फेल किए, और जिसकी वजह से उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। ये भी हमने देखा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और हर स्कूल में एक SMC होती है, जो स्कूलों के पेरेंट्स द्वारा चुनी जाती है। फिर इस SMC का दुरुपयोग पूरी राजनीतिकरण के लिए हुआ। SMC का फंड जो पहले 5 लाख था, इन्होंने 8 लाख किया, और वो 8 लाख सिर्फ अपनी अयासी में इन्होंने उड़ाए और स्कूलों में पूरा राजनीतिकरण किया। इन लोगों ने, जो स्कूलों में पहले कच्चे ग्राउंड होते थे, जहां बच्चे खेलते थे और खो-खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, बच्चे आगे बढ़ते थे, उनकी प्रतिभा निखरती थी, वो कच्चे ग्राउंड सारे इन्होंने बंद कर दिए, सारे सीमेंटेड कर दिए। आज बच्चा वहां खेल नहीं पाता। और तो और निगम पार्षद रहते हुए कई बार स्कूलों में जाना हुआ। जो मिड डे मील है, मिड डे मील में बहुत सारी कमियां मिली, और मिड डे मील का जिस बच्चे ने विरोध किया उसे स्कूल से निकाल दिया गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। 1997 में 28 साल पहले बीजेपी की सरकार आई, जिसमें आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय गरीब होनहार बच्चों के लिए खोले थे, जो कि बहुत ही शानदार थे, जो शानदार रिजल्ट दे रहे थे। पर इन लोगों ने उन स्कूलों को भी 3 साल से बंद कर रखे हैं। मेरा निवेदन है, ऐसे स्कूलों को दोबारा पुनः स्थापित करा जाए, जो 1993 में खुले गई। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री सतीश उपाध्याय। आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम 280 के तहत आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के संदर्भ रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे यहाँ जो समस्या है, ये विशेष करके जल जीवन का आधार है, और पानी से ही अपना जीवन संभव भी है। और ये पानी की समस्या मेरे क्षेत्र में कहीं तो 2 साल से लगातार पेंडिंग है, कहीं 1 साल से लगातार दिक्कत है, और पानी आता है तो 1-1 साल से सीवर का मिला हुआ पानी उसमें आता है। और विशेष करके जो मेरे यहाँ गांव हैं, खिड़की गांव है, बेगमपुर है, अदचीनी है, जिया सराय है, हिमायूपुर है, मस्जिद मोट है, और ई सेटलमेंट कॉलोनी जो पूरी तरह से सेटल हो चुकी है, गौतम नगर, अर्जुन नगर, कृष्णा नगर, यहां की स्थितियां सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां पर लगातार 1 साल से
पाइप टूटे हुए हैं, पाइप नहीं बदले हैं, नई लाइन बदल दी है तो पुरानी लाइन से ही काम चल रहा है। ये पानी की समस्या बहुत विकट समस्या मेरे यहाँ बन चुकी है। ब्रोकन पाइपलाइन है, जहां पर लीकेज है, कंटेमिनेटेड वाटर है। हमारे यहाँ रविदास कैंप है एक, इस रविदास कैंप में हौजरानी के अंदर बड़ी समस्या काफी समय से चल रही है। लो वाटर प्रेशर के भी इश्यूज मेरे यहाँ में हैं, जहां पर मालवीय नगर के अंदर कंटेमिनेटेड वाटर भी है और कंटेमिनेट के साथ साथ ई ब्लॉक में 7 ब्लॉक में यहां पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। हमारे यहाँ 2 कैंप हैं, इंदिरा कैंप और वाल्मीकि कैंप। यहां पर बड़ी डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी है, एक कैंप के अंदर तो हर घर को एक एक पानी का हर झुग्गी में नल दिया हुआ है, लेकिन दूसरे कैंप में 3 घरों को एक नल दिया हुआ है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी भी वहां पर खत्म होनी चाहिए। हमारे ग्रीन पार्क के अंदर एक B3 ब्लॉक है, 2 साल से वहां कंटेमिनेटेड वाटर लगातार आता है, लेकिन जल बोर्ड ने वहां पर कोई काम ठीक से किया नहीं। उसके कारण से वहां लोग बीमार हो रहे हैं और बीमार होने के कारण उस पानी में आज तक गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया। ये जो विषय है इस तरह के, ऐसे ही अर्जुन नगर की गली नंबर 9 और 21 में भी कंटेमिनेटेड वाटर के पुराने इश्यूज हैं। ये मैं लंबी लिस्ट मेरे पास है, वो तो सब मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन 3 में एक खास करके ब्लॉक है के एंड जी ब्लॉक साउथ एक्सटेंशन में। साउथ एक्सटेंशन में तो लगातार 4 महीने पानी आता ही नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं आता, और ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है और हमारे माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध है कि पूरी डिटेलिंग इसकी हम आपको दे देंगे, लेकिन जैसे ही ये अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक वहां पर पानी नहीं मिलेगा। तो ये समस्याएं पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। गुजर डेयरी है हमारे यहाँ, वहां पर भी कंटेमिनेटेड वाटर के इश्यूज हैं। सफदरजंग इंक्लेव में कंटेमिनेटेड वाटर के इश्यूज हैं। पूरे मालवीय नगर के अंदर भी सीवर के मिले हुए पानी के इश्यूज हैं। तो इन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में विशेष अधिकारी लगा करके कि लगातार ये सीवर का जो मिला हुआ पानी है, उस पानी को कैसे ठीक किया जाए। अब कहीं पर तो लाइन नीचे है, कहीं पर लाइन ऊंची है। ये इस तरह के इश्यूज, इनको मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ठीक करने की जरूरत है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इन विषयों को ठीक करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप हमें इसमें तुरंत ही इन समस्याओं से निदान दिलवाएंगे और माननीय मंत्री जी इन सब विषयों पर विशेष अधिकारी नियुक्त करके 3 चीजें, एक तो जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके क्या इश्यूज हैं, जहां पर लो प्रेशर है, 2-2 साल से लोगों को प्रॉब्लम है, उसके क्या इश्यूज हैं, और इसी तरीके से जहां पर पानी आना चाहिए 2 घंटे, लेकिन आधा घंटे केवल पानी आता है, 20 मिनट पानी आता है, और आता भी है तो रात के 2 बजे 3 बजे, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। इन सब विषयों को अगर आप ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जितेंद्र महाजन। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। वैसे तो इस विषय पर मैं कल बोल चुका हूं, मगर फिर भी विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं दोबारा इस विषय को उठा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एक रोड है दुर्गापुरी चौक से लेकर नत्थू कॉलोनी चौक तक। ये रोड वैसे तो 100 फुट है, मगर आगे जाकर फ्लाईओवर के कारण 20 फुट का रोड हो जाता है। पिछली केजरीवाल सरकार में इस रोड के ऊपर नई शराब नीति कैंसिल होने के बावजूद 2 शराब के ठेके खोले गए, और जिसके कारण से वहां डेली लगातार जाम लगता है और खुले के अंदर लोग वहां पर खड़े होकर शराब पीते हैं। बहन बेटियों का निकलना दुर्भर हो गया है, और स्थानीय लोगों ने जोरदार तरीके से इन शराब के ठेकों का विरोध किया, मगर इस गुंगी बहरी सरकार ने इसके बावजूद वहां 100 मीटर के अंदर तीसरा शराब का ठेका खोलने का प्रयास किया, जिसका स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। इसको लेकर हमने वहां पर गिरफ्तारी दी। चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद जब सब लोग चुनाव लड़ने में व्यस्त थे, चुनाव में लगे हुए थे, इस सरकार ने वहां पर तीसरा ठेका जो है वो खोल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आप कल्पना कीजिए, एक रोड के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर
100 गज के अंदर 3-3 शराब के ठेके खुल जाए तो उस मोहल्ले की स्थिति क्या होगी। आप देखिए, वहाँ खुले के अंदर लोग पार्किंग करते हैं, खुले के अंदर लोग शराब पीते हैं और लोगों ने, बहन बेटियों ने वहां से निकलना बंद कर दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित मंत्री जी को ये आदेश दें कि इन ठेकों की जांच की जाए और अगर नियमों को तोड़कर ये शराब के ठेके खोले गए हैं तो इनको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए और इस क्षेत्र के रोहतास नगर विधानसभा में दुर्गापुरी चौक से लेकर नत्थू कॉलोनी चौक तक जो इलाका पड़ता है, यहाँ के लोगों को राहत दिलवाई जाए। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार शौकी, एक मिनट, मनोज, श्री गजेंद्र दलाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूं जिसका परिवेश ग्रामीण है और मेरी मुंडका विधानसभा का सौभाग्य है जहां से धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का पैतृक गांव मुंडका और उन्हीं के नाम पर ये मेरा मुंडका विधानसभा। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूंगा अपनी मुंडका विधानसभा का कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से मुंडका विधानसभा को एक जर्जर हालत में और बिल्कुल दीमक की तरह खोखला कर दिया। मैं आप सभी को बता दूं कि जिस समय पर सज्जन कुमार जी का बड़ा वजूद और बोल ऐसी थी कि उस दिल्ली देहात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वजूद और वर्चस्व किसे स्थापित किया तो मेरे आदरणीय, मेरे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने उनके वजूद को भी खत्म किया और दिल्ली देहात के साथ पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता होकर अपना नाम भी किया और कार्यकर्ताओं को भी अपनी प्रेरणा से आगे बढ़ाया। मैं अपने क्षेत्र की 3 समस्याओं से आज इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे मेन समस्या है जो आप सभी ने देखी होगी, रोहतक रोड, जिससे हरियाणा, पंजाब और बहुत लंबे समय तक मैं कहूंगा कि उस रोड पर कई घंटे जाम और उसके अंदर एक छोटी सी बारिश पर इतना बड़ा जल भराव कि वहां पर अगर इन भ्रष्टाचारियों ने जो कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाना चाहता हूं, झीलों का शहर बनाना चाहता हूं, तो वो जीता जागता उदाहरण था कि सीवर का पानी, बदबू का पानी उस रोहतक रोड के ऊपर 3-3, 4-4 फुट भर के और उसके अंदर कितने सारे एक्सीडेंट हुए और कई घंटे तक जाम में लगातार लोग खड़े रहे। एक बार तो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री बहन का वहां से जाना हुआ और उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि गजेंद्र भाई, आपके पोस्टर होर्डिंग तो बहुत लगे हैं, लेकिन मैं पिछले 2.5-3 घंटे से मात्र 1 किलोमीटर रोहतक रोड को क्रॉस नहीं कर पा रही। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैंने उस दिन प्रण किया कि मैं इस मुंडका विधानसभा के लिए कुछ करना चाहता हूं और हम सबका सौभाग्य है कि जब लोकसभा का इलेक्शन आया और हमारे आदरणीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी चुनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले एलजी का राउंड मेरी मुंडका विधानसभा का कराया और एलजी साहब के राउंड के बाद वहां लगातार उन नालों की सफाई का काम चला और उसी के कारण जो रोहतक रोड को आज उन नालों के निर्माण के लिए 117 करोड़ रुपए का बजट मिला है, तो मैं एलजी महोदय का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। मैं इस सदन के द्वारा ये भी कहना चाहूंगा कि उस रोहतक रोड से लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है, उस रोहतक रोड पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने घेवरा मोड़ पर 79 एकड़ जमीन इस दिल्ली देहात के लिए, इस दिल्ली के लिए एक स्पोर्ट्स स्कूल देने का एक जो वादा किया और वो जमीन एक्वायरमेंट करके, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि उनकी आकस्मिक मौत के कारण हम उन सब कार्यों को नहीं कर पाए। और देखिए, दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये कि आज से 3 साल पहले मनीष सिसोदिया और एक भ्रष्टाचारी इस दिल्ली सरकार का विधायक धर्मपाल लाकड़ा उनके साथ जाता है, वहां नारियल तोड़ता है और कहते हैं इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को नया बजट देकर इसका कार्य शुभारंभ करने वाले हैं। लेकिन आज तक उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ नील गायें और बड़ी बड़ी कीकरों ने और पेड़ों ने अपना स्वरूप ले रखा है, उसके अंदर कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा
इस सदन के माध्यम से कि वहां पर जो उनका सपना है और जो हमारे प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उनके नाम से नामकरण हो और वहां पर इस पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर, और जो मोदी जी का सपना है कि खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, वो सपना साकार हो। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा। और तीसरी मेरी इस मुंडका विधानसभा की जो सबसे अहम और मैं कहूंगा एक लाइफ लाइन, जो घंटों तक रेलवे लाइन के कारण रेलवे फाटक बंद रहती है, घेवरा से नरेला रोड के ऊपर हमें एक फ्लाईओवर चाहिए। और अभी पीछे पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसद ने इस मुद्दे को उठाया भी, और देखिए जो मुझे जानकारी मिली है, उस जानकारी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, ROB/RUB नियर घेवरा LC 18, द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB at LC 18 was sanctioned in the year 2019-2020 with sanction cost of rupees 109.92 crore. Work was sanctioned on cost sharing basis with PWD. The proposal is with PWD official for further consideration and preparing the details of the project. लेकिन दुर्भाग्य केंद्र सरकार ने तो अपने हिस्से का पैसा दे दिया, लेकिन PWD के ना कोई सहयोग ना कोई NOC, जिसके कारण वो पैसा वापसी केंद्र सरकार के पास चला गया। तो आज मैं इस सदन के माध्यम से और आपसे और जो भी मेरे मंत्रीगण उनसे कहूंगा कि वहां पर दोबारा से उस काम को संज्ञान में ले और वहां जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर बने, ताकि लाखों लोगों का आवागमन सुगम बने। आपने मुझे आज 280 के तहत बोलने का मौका दिया, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे 2 साल हो गए निगम पार्षद बने, लेकिन मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सामने इतने भ्रष्टाचारी और ऐसे लोग बैठे थे जो सिर्फ इस दिल्ली को बर्बाद करने के प्लान लेके आते थे। और आतिशी जी उस सदन के अंदर हमेशा एक झगड़े का रूप लेकर आती थी। कई बार उन्होंने इशारे करके जो उनकी मात्र शक्ति है, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी प्री पार्टी में और उनकी प्री पार्टी में यह अंतर है कि हमारा संगठन हमें संस्कार देता है, और उन संस्कारों के तहत मेरी सभी मातृ शक्ति मेरी बहन एक मर्यादा में रहती थी। लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके की गाली गलौज होती थी, लेकिन उस गाली गलौज को हमने भले ही सुन लिया हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी और उनकी तरफ से किसी युवा ने कुछ कहने की जरूरत की हो, तो हमने उसको ऐसा जवाब भी दिया, और वो आप सबने देखा भी होगा। धन्यवाद। तो मैं उन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखें और दिल्ली के विकास के लिए मिलजुल कर काम करें। जय हिंद, जय भारत। श्री मनोज कुमार शौकी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे मेरे क्षेत्र नांगलोई विधानसभा के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनके बारे में बात रखने का मौका दिया, और न केवल नांगलोई जाट विधानसभा में, मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं उनके अंदर ऐसा ही काम हो रहा है। अभी आज विषय दोबारा से फिर आएगा, जब उस समय भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई मोहल्ला क्लिनिकों की है। ये एक नहीं अनेकों पिक्चरें हैं मेरे पास, जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वहां पर गुंडागर्दी होती है, पशु भी घूमते हैं, और केवल कागजों में पूरे विश्व के अंदर ढिंडोरा पीट करके इस सरकार ने, जो सरकार थी आपदा, उन्होंने केवल लोगों को ठगने का काम किया। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं, ये भी इस पर हमारी चर्चा हुई थी तो काम कर रहे हैं। एक तो इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक है कि जिसके अंदर डॉक्टर भी नहीं बैठते, और अगर कोई डॉक्टर जाता है तो केवल कोई दवाई दे दी, एक आध गोली कोई खांसी की दे दी, कोई थोड़ा बहुत सिरप दे दिया, अदरवाइज ना कोई टेस्ट है ना कोई और चीजें हैं। बहुत सारे विषय हैं हेल्थ को लेकर के, और ये मोहल्ला क्लिनिक की एक बार जांच कराने की आवश्यकता है। मैंने पीछे आज से लगभग 3-4 साल पहले एक बार लगभग 500-600 मोहल्ला क्लिनिक जो इन्होंने बनाए थे, उनके ऊपर मैंने
एक बार एक जांच करने का प्रयास किया था। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जो किसी के घरों में चल रहे हैं, और अगर साथ वाले मकान को आप किराए पे लोगे या दोगे तो उसका किराया होता है केवल 5-7 हजार रुपए या 8-10 हजार रुपए। इन्होंने अपने उस व्यक्ति का जो जगह ली किराए पे, वो जगह 20 और 25 हजार रुपए महीना किराए पे ली। उनको फायदा पहुंचाने के लिए हमारे दिल्ली के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको इन्होंने इस तरह से अपने लोगों में बांटा है। न केवल उनको किराए पे वो जगह लेकर के, बल्कि वो उसके अंदर जो लोग काम पे लगाए वो भी कोई क्वालिफाइड नहीं थे। उनको मन मर्जी उनको तनख्वाह दी, उनको पैसा दिया, और दिल्ली की जनता के पैसे को इन्होंने बर्बाद किया है। बहुत सारे विषय हैं और भी रखने होंगे, रखेंगे। आज मुख्य रूप से सेक्शन 280 के तहत मुझे यही विषय रखना था। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सूर्य प्रकाश खत्री। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से 280 के अंदर जितने भी मेरे सदस्यगण हैं, उन्होंने सभी की जो डिमांड है वो आज दिल्ली के अंदर पिछली सरकार के नाकामयाबियों की वजह से आज पूरी दिल्ली पानी की समस्या से त्रस्त है। घरों में या तो पानी आ नहीं रहा है, और दिल्ली के अंदर सभी जो हमारे सिस्टम है, सभी बड़े नाले वो सब जाम है। शिवरों का पानी आज सड़कों पे और घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली आज एक नरकीय जीवन जी रही है। और मैं आपसे इस सदन के सदस्यों के ब्याह पर आपसे आग्रह करता हूं कि पानी का जो हमारी समस्या है, नालों की समस्या है, सीवर की समस्या है, डीसिल्टी की समस्या है, डीसिल्ट की, इसको लेकर मेरा आग्रह है कि आप एक दिन का विशेष सत्र, और मैं अपने माननीय मंत्री जी से भी कहूंगा कि एक दिन का सत्र हमारा बुलाया जाए सिर्फ इसी विषय को लेकर। धन्यवाद। जो विषय सूर्या जी ने रखा है, इस पर हम सोमवार को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो है वो आप अपना नोटिस दे दीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन का, उस पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हम कराएंगे। अध्यक्ष जी, अभी बोला था तो उन्होंने कहा सिर्फ लिख के दीजिएगा, सत्र के लिए कोई फॉर्म नहीं है, ऐसा इन्फॉर्म किया गया। नहीं, रूल 55 में आप इनसे विषय लिखवा लीजिए। मैंने बोला बट डिसाइड किया ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, लिख के दे दीजिएगा। मैं बता रहा हूं ना प्रोविजन, रूल 55 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। श्री अजय महावर। धन्यवाद अध्यक्ष जी, 280 पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से एक ज्वलंत इशू मेरे यहाँ का, जो आपने भी बहुत बार इस सदन में सुना होगा जब हम विपक्ष में बैठ करके मैं कहा करता था, वो है गामड़ी रोड का इशू। गामड़ी रोड के चौड़ीकरण को लेकर मैं लगातार सदन में इशू उठाता रहा हूं, और उस सड़क का चौड़ीकरण को लेकर 2008 से, जब स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी सदन के मेंबर थे, तब से लेकर अब तक इस सदन में अनेकों बार सभी विधायकों ने आवाज उठाई है, और मैं लगातार 5 साल से वहां की ये लाइफ लाइन है, और लाखों लोगों का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। लाखों लोग रोज परेशान हो रहे हैं, यहां तक कि बहुत सारी दर्दनाक मृत्यु हो रही है, क्योंकि वहां से एम्बुलेंस पास भी नहीं हो पाती। कभी यहां बहुत बसें चला करती थी। आज अगर मास्टर प्लान की बात करें तो 1967 और 2021 दोनों के मास्टर प्लान में यह रोड 100 फीट चौड़ा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अतिक्रमण और अन्य कारणों के कारण यह आज 30 से 40 फीट की सड़क मात्र रह गई है। इसका संज्ञान लेते हुए 2018 में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने एक
कंपनी को हायर किया था, द रॉयल इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी को। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, इस विषय का संज्ञान लेंगे। द रॉयल इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी ने जो कि पूरी तरह से डिमार्केशन किया और वो नक्शा जमा करा दिया था चीफ सेक्रेटरी जी के ऑफिस पर। 2019 में यह जमा कराया गया। उसके बाद से अब तक लगातार इस इशू को उठाने के बाद भी और इस सदन में जब पिछले स्पीकर साहब से उनके कहने के बाद भी, जब आदरणीय कैलाश गहलोत जी उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, इस विधानसभा के परिसर में भी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन कुल मिलाकर 9 दिन चले 2.5 कोस, वो वाली कहावत चरितार्थ होती है। इसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। सभी विभाग, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, रेवेन्यू हो, पीडब्ल्यूडी हो, एक दूसरे पर बॉल फेंकने में लगे हैं। लेकिन अंततः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग को ही सर्वप्रथम इसका पूरी तरह से संज्ञान लेना होगा और बाद में रेवेन्यू के माध्यम से इसका रास्ता खुलेगा। आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी सदन में बैठे हुए हैं। इसके बाद का इनका करावल नगर रोड 100 फीट चौड़ा हो गया, लेकिन हमारा गामड़ी रोड का इश्यू आज तक भी पेंडिंग है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं, लाखों लोगों के जीवन के लिए आप इस काम को जरूर मुख्य रूप से लें, क्योंकि सदन में लगातार हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लाखों लोगों का आशीर्वाद आप दोनों को भी मिलेगा, स्पीकर साहब को भी मिलेगा। आप इस पर संज्ञान लेकर के इसको जल्द से जल्द अधिकारियों से कहें कि इस पर संज्ञान लेकर के इसको जल्दी से जल्दी इसका मार्ग प्रशस्त करें। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। श्री संजय गोयल जी आगे। आज तो सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी और माननीय उपाध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी, जो हमारे सभी साथी है, वरिष्ठ साथी है, उन सबका धन्यवाद भी करता हूं और उनको सबको बधाई भी देता हूं। और इस 8वीं विधानसभा सत्र में मुझे बोलने का मौका दिया पहली बार, और इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। क्योंकि अब सुबह जब देख रहा था लिस्ट में नाम नहीं था, मैंने कहा नाम आ ही नहीं रहा, क्या बात है, क्या भाग्य नहीं है हमारी साधना विधानसभा का। तो अब लगा कि आपके भाग्य, आपके आशीर्वाद से भाग्य साधना विधानसभा का है, पक्का है। ठीक है। क्योंकि देखिए समस्याएं बहुत है। पिछले 10 वर्षों के अंदर इस केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से दिल्ली को क्लस्टर में परिवर्तित कर दिया, दिल्ली को अव्यवस्थित कर दिया, उसमें हम सभी साथियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमको तो समझ में नहीं आता कि उसको कैसे करेंगे। हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कैसे इसको करेंगे, क्योंकि सभी जनता चाहती कि आज ही हमने वोट दिया और आज ही ये समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन हमने उनसे आग्रह भी किया है, लेकिन 2-3 समस्याएं ऐसी हैं, जैसे कि पानी और पीडब्ल्यूडी के नाले और सीवेज सिस्टम। पानी की समस्या तो भयंकर है, क्योंकि हमारे शाहदरा विधानसभा में 22 मिलियन गैलन वाटर पर डे की आवश्यकता है, लेकिन 10-12 मिलियन गैलन वाटर पर डे मिलता है, जो कि बहुत ही आधा ही मिल पाता है। और बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, उसकी वजह से पानी का जो मिक्स है, सीवेज सिस्टम क्योंकि ओवरफ्लो रहते हैं, और जहां पानी की मोटर चलती है, क्योंकि सभी आज घरों में पानी मोटर के द्वारा ही पहुंचता है, बिना मोटर के सीधे सीधे सिस्टम में नहीं पहुंचता है। जिसकी मोटर पहले चल जाती है वो सारा का सारा सीवेज के पानी को अपने घर में आ जाता है, और वो एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि पानी की सप्लाई पूरी रहेगी तो मैं समझता हूं कि ये पानी जो कंटेम्पलेटेड पानी है, जो मिक्स पानी आता है, गंदा पानी है, वो समस्या समाधान हो सकती है। और दूसरा है कि जो सीवेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम के लिए मेरे अधिकारियों से जब मैंने एक्सीएन साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि जो सीवेज सिस्टम की जो मेन पाइप लाइन्स हैं, जहां पूरा जो छोटी छोटी लाइन्स के माध्यम से पानी आता है, सीवेज सिस्टम आता है, पिछले 10 वर्षों से उनकी सफाई नहीं हो पाई है। और वो सफाई के लिए एक बड़ी मशीन होती है जिसका एक 45,000 रुपए पर डे का किराया होता है। और मैंने कहा भाई कितना समय लगेगा, तो उन्होंने हमको बताया कि लगभग 4 महीने का समय शाहदरा विधानसभा की जो मेन पाइपलाइन है, सीवेज सिस्टम है, उसको साफ करने के लिए लगेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी है और बजट भी जल्दी पेश होगा, और हमारे जल मंत्री और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर आदरणीय हमारे प्रवेश जी हैं, जो कि मेरे गुरुदेव, क्या नाम है, आपके लाइब्रेरियन रहे भगत सिंह कॉलेज में, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं। और क्योंकि मैं अभी भगत सिंह कॉलेज से पढ़ा हूं तो उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा उस समय। तो मैं चाहूंगा कि वो इस के लिए एक सिस्टमेटिकली बजट के अंदर आपके बजट को प्रोविजनली फाइनेंस जितना चाहिए उसकी हमें करना चाहिए, बजट में प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में
क्योंकि देखिए नई पाइपलाइनें तो डल नहीं सकती, मैं भी समझता हूं, क्योंकि सीवेज सिस्टम है या वाटर सप्लाई की जितनी पाइपलाइन है वो लगभग कम से कम 50 साल के लिए डाली जाती हैं या कम से कम 100 सालों के लिए डाली जाती हैं। और उसको यदि नियमित हम सफाई कर पाएंगे, समय के अकॉर्डिंगली सफाई कर पाएंगे, तो आने वाले समय में जो पानी मिक्स होने की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो और जो सीवेज का जो आपके सिल्ट निकलती है वो उठती नहीं है, और ना उठने की वजह से यदि वो समय पर हाथगत हो जाए, क्योंकि मैं निगम पार्षद रहा हूं 2017 से 2022 में और मैं डिप्टी मेयर भी रहा उस समय, तो हमने एक प्लान किया कि जो सिल्ट निकलेगी वो हाथगत उठेगी। पहले तो अधिकारियों ने मना किया, लेकिन हमने जब कहा कि ये साथ साथ उठेगी तो उठने के बाद में वहां की एक साफ सुंदर व्यवस्था भी रहती है और डस्ट जो पॉल्यूशन होता है वो डस्ट पॉल्यूशन भी नहीं होता है। यदि इस बात को पूरी दिल्ली में यदि इसको लागू कर दिया जाए, शारदा विधानसभा में, तो हमने अधिकारी से कह दिया है कि आपको 100% साथ के साथ उठाना होगा, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये इससे डस्ट पॉल्यूशन जो है, जो कि बहुत मात्रा में होता है, वो पर पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, एयर पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, उनमें से हम उसको कवर कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात, पानी की समस्या, कुछ कॉमर्शियल आपके समर्सिबल पंप लगे हुए हैं वो 100% बंद होने चाहिए, और लेकिन जो घरों में पंप सबमर्सिबल पंप जो लगे हुए हैं वो चालू रहने चाहिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था हम दे नहीं पा रहे हैं। और वहां हमारे एसडीएम कार्यालय से अधिकारी पहुंचते हैं और लाखों रुपए की रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत दो तो ठीक है, चालू रहता है, नहीं तो रिश्वत नहीं दो, क्योंकि मैं समझता हूं पिछले 10 साल के अंदर जो केजरीवाल सरकार है, भ्रष्टाचार का एक शासन रहा, उस शासन को हमको तुरंत बंद करना चाहिए। अभी गर्मियों का समय, उन सब सबमर्सिबल पंप को अभी रोका जाए, कॉमर्शियल 100% बंद होने चाहिए, क्योंकि वो पानी को बेचते हैं, लेकिन जो घरों में पानी की आवश्यकता है उसको कहीं पर भी आपके तुरंत रुकना चाहिए। तो ये मेरे जो आपकी रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताई है, मैं समझता हूँ 280 के अंदर आपने बोलने का मौका दिया और लगातार बोलने का मौका दिया, क्योंकि आमने सामने बैठे हुए हैं। आशा है कि आप हमें समय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री ओम प्रकाश शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अबे मेरा लेना से नहीं रहेगा बेटा। अध्यक्ष जी, आपका ध्यान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ध्यान मैं केजरीवाल गैंग के द्वारा पिछले बहुत बड़े समय से पीडब्ल्यूडी में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान, इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। और माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग न केवल मेरी विधानसभा विश्वासनगर बल्कि दिल्ली के अनेक इलाकों में पीडब्ल्यूडी की रोड्स, जैसे कड़कड़डूमा चौक से लेके आईपी एक्सटेंशन जाने वाले पुल की साइड रोड, गगन विहार, कैनाल रोड, बालको अपार्टमेंट व अनेक क्षेत्रों में टूटी हुई बिल्डिंगों का मलबा, और मलबा 1, 2 या 50 ट्रक नहीं, 100, 200 ट्रक मलबा रात को डलता है। पुलिस को, पीडब्ल्यूडी को, संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सबका उसके अंदर मिलीभगत रहती है। और जब वहां पर 200 ट्रक मलबा गिरता है तो उठाने के नाम पर 500 ट्रक मलबा उठाने के बिल बनाए जाते हैं। हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कहा कि या तो यहां अपने लोगों की ड्यूटी लगाएं, यहां एक खास ऊंचाई पर यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। आज सड़क, जो पोश एरिया की आधी सड़क, हम जब लोग सुबह रोज उठते हैं तो आधी सड़क बिल्डिंग के मलबे से भरी होती है, और इसमें पूरा का पूरा तंत्र इसलिए शामिल है कि डालने वालों से पैसे लिए जाते हैं, और जब उसको उठाया जाता है तो उसमें ओवर बिलिंग की जाती है। तो इसमें जो पूरी क्षेत्र की जनता, जो इससे पॉल्यूशन का भी होता है, ट्रैफिक में भी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इन चीजों को लगातार हम कहते रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता है। मलबा उठाने के नाम पर 5-5 गुना अधिक बिलिंग होती है, और इन सबको देखते हुए
इसको रोकने की जगह कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इनको प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। पीडब्ल्यूडी रोड पर कोई अवैधानिक अवरोध ना हो, इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। मेरा निवेदन है कि उपरोक्त मलबा डालने वाले स्थानों पर कैमरे व अन्य सावधानी बरती जाए। वह इस अवैध मलबे के कारण सड़कों पर होने वाले अवरोध की जिम्मेदारी किसकी है, इसको तय किया जाए, चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके इस काम को रोका जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 280 में जिन भी सदस्यों ने भाग लिया उन सभी का अभिनंदन है। अब आइटम नंबर 2, मैं माननीय सदस्यगण आपके माध्यम से, क्योंकि आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन मुझे सदस्यों की तरफ से ही कुछ शिकायतें आई हैं कि रिपोर्ट जो आज टेबल की जा रही है वो कई समाचार पत्रों में उसके कुछ अंश देखे गए हैं। मैं मीडिया के सभी कर्मियों से ये स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह से सदन की गरिमा को से खिलवाड़ ना करें कृपया करके, और जो सदस्यों का अधिकार है सबसे पहले उस रिपोर्ट को देखने का, जिसको लेकर के इतना संघर्ष यहाँ पर आए हुए सभी सदस्यों ने किया है, लेकिन उसके बावजूद वो रिपोर्ट सदस्यों को नहीं प्राप्त हो पाई। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज सदन के समक्ष सदन की संपत्ति है, इन सदस्यों की संपत्ति है, इन सदस्यों का अधिकार है, इस सदन का अधिकार है, उसमें अनाधिकार चेष्टा, शायद उससे आहत हैं सदस्य, तो कृपया करके सदन की अवमानना से बचें और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कृत्य अगर सदन से किसी सदस्य द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा तो फिर कार्रवाई के लिए सदन बाध्य होगा। इस पर क्या सदन, हाँ जी, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हम लगातार संघर्षरत रहे, हम कई बार मार्शल आउट हुए और आपके लीडरशिप में हम कोर्ट भी गए, और ये सीएजी की रिपोर्ट पिछली सरकार के पास थी। अब वो जानबूझ के लीक कर रहे हैं, वो इस हाउस को भी बदनाम करना चाहते हैं, सदस्यों को भी नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए पहले ही वो मीडिया को दे रहे हैं ताकि सब कुछ लीक हो जाए और सब कुछ 3-5 हो जाए। तो आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप पिछली सरकार में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमाने ढंग से चीजों को लीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये चिंता बिल्कुल सदन की जायज है जो आपके माध्यम से आई है। मेरा इसमें बस एक ही विचार में ये रखना चाहता हूं कि मीडिया के पास पहुंचेगी तो मीडिया दिखाई देगा। बात यह है कि कोई ना कोई अधिकारी या किसी के द्वारा जरूर ऐसा हुआ होगा, उनको जरूर उनके संज्ञान में भी सदन के माध्यम से आए और अगर पता लगे तो फिर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जी, तरविंदर सिंह मारवानी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले बात है कि ये रिपोर्ट गई कैसे बाहर, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है ना, आम एमएलए के पास तो रिपोर्ट आई नहीं, अभी किसी के पास भी नहीं आई है। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे कागज जो है बाहर लीक हो रहे हैं, इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठाओ एमएलए की, और इस पे क्योंकि ये आज नहीं, ये चल पड़ा तो हर जो भी बजट लाएंगे अध्यक्ष जी, जो भी प्रस्ताव लाएंगे पहले प्रेस वालों को पहुंच जाएगा, तो फिर प्रस्ताव लाने का फायदा क्या होगा। इसलिए इस पे कमेटी बनाओ, ये क्योंकि छोटा मामला नहीं है, आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ ही जाएगा। तो मेरा तो निवेदन है 5-4 एमएलए की कमेटी बनाओ, इसमें इंक्वायरी बिठाओ कि ये गई कैसे और उसका तथ्य का तथ्य निकलना चाहिए। अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। अध्यक्ष, मेरा भी यही कहना था कि कोई ना कोई अधिकारी अंदर मिले हुए हैं जिन अधिकारियों के माध्यम से ये रिपोर्टें लीक हो रही हैं, और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि सदन में आने से पहले हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को रखना है, उससे पहले सदन में इसका डिस्कशन होना है, वो सारा का सारा मीडिया में गया है, तो किसी ना किसी ने तो दिया, और जिसने दिया
अगर आज इन पर कार्रवाई होगी, आज जिन ऑफिसर्स के बारे में पता चलेगा, तो ये चिन्हित करना चाहिए कि कौन लोग अभी भी उनको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहे हैं और सदन की अवमानना कर रहे हैं। देखिए, मैं सदस्यों की बात से सहमत हूं, लेकिन उपलब्ध कराने वाला एक विषय है और छापना एक विषय है। जिसे उपलब्ध होती है वो उसको ये समझना चाहिए कि कार्रवाई तो छापने वाले पर होगी। तो आज हम कोई किसी प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे इस प्रकार का, क्योंकि मीडिया का हम सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन हम उनसे एक गुजारिश कर सकते हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जब सदन चल रहा है और आज माननीय सदस्यों के समक्ष रिपोर्ट आनी है और अगर टेबल पर आएगी तो जनता के बीच में जाएगी, लेकिन आप अनधिकार चेष्टा करके सदन की अवमानना से खेलना का प्रयास ना करें कृपया करके। और सदस्यों का अधिकार सदस्यों तक सीमित रहना चाहिए। सदस्यों के अधिकार से अगर कभी भी कहीं खिलवाड़ होगा तो मैं सदन के अध्यक्ष के नाते सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उसमें रत्ती भर भी समझौता नहीं होगा। अब मैं सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत की जाए और श्रीमती रेखा जी इसको हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सदस्यों को वितरित की जाए। आज जो सदन के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की जा रही है सीएजी की, उसका जो रिपोर्ट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इस पर श्री हरीश खुराना जी। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेशन है, जो पिछली सरकारें, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो, चाहे वो आतिशी जी की सरकार हो, उन्होंने तो पूरा नहीं किया, लेकिन मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज उन्होंने सदन के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट सदन के ऊपर प्रस्तुत करी है। अध्यक्ष जी, हमारा हमेशा मानना रहा है भारत सरकार का कि हेल्थ इज अ वाइटल इंडिकेटर ऑफ ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, और भारत सरकार निरंतर राइट टू हेल्थ केयर हो और हेल्थ केयर एंड प्रोटेक्शन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है। और यही कारण है कि भारत सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
पिछले एक दशक से एम्स जैसे हॉस्पिटल हर राज्य में खुलते हुए आ रहे हैं और बहुत कुछ भारत सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी जी इस पर कर रहे हैं। मैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करता हूं कि इतने इंपॉर्टेंट जो राइट टू हेल्थ है उसको लेके निरंतर वो काम करते आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली की सरकार, जो पिछली सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने शिक्षा क्रांति लाए, हम हेल्थ क्रांति लाए, कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके इस दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी, अभी मैंने एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ी, इस 240 पेज की रिपोर्ट